हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। और यहाँ सबसे पहला टॉपिक है हमारा थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल जो है थॉमस साहब के द्वारा दिया गया था और उन्होंने अपने नाम पर यह मॉडल रखा है, जिसको हम अलग नाम वाटरमेलन के भी नाम से जानते हैं। वाटरमेलन लाइक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। और तो और यह जो है एक वाटरमेलन की तरह ही होता है, जिसमें आप लोग ने गौर किया होगा कि इसके बीच बीच में ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं, जिसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया है, से कंपेयर कर दिया है। और जो बाकी रेस्ट पोर्शन जो था रेड वाला, उसे इन्होंने प्रोटॉन एंड द रेस्ट पार्टिकल्स बताया है। तो ये जो है पॉजिटिव पार्ट हो गए और ये हमारे नेगेटिव पार्ट हो गए, और बीच में न्यूक्लियस आ जाएगा। इसी को हम इन्होंने प्लम्प पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम्प पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर कुछ हमें जानना है मास ऑफ द, जैसे प्रोटॉन का मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, कुछ इस प्रकार के टर्म्स को जानना है। तो जो हमारा प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 नेगेटिव में केजी में होता है, और यह लगभग 1 AMU का बराबर होता है। और मास ऑफ द जो न्यूट्रॉन होता है 9.108 इंटू 10⁻31 केजी के लगभग बराबर होता है। और नेक्स्ट हमारा न्यूट्रॉन का जो मास है लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, 1.7675 इंटू 10⁻27 केजी। यह भी अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर होता है। एज यू विल नो कि 1 AMU का वैल्यू जो है हमारा 6.022 10⁻23 मोल के बराबर, एटम के बराबर होता है। अब हम लोग जानेंगे हमारा नेक्स्ट कुछ रेशियोज हैं, जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यह इसका रेशियो जो है अप्रोक्सीमेटली 1837 होता है। इसी प्रकार से मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो है लगभग 1840 के बराबर होता है। यह जो साइन है ना, अप्रॉक्स का साइन है। तो अब हम जानेंगे अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो अल्फा पार्टिकल जो है यह हीलियम एक एटम होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। तो यह एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में, इसी के न्यूक्लियस, यह एक हीलियम एटम से पूछ कर लिया हमने, और इसके न्यूक्लियस को ही हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ जो अल्फा पार्टिकल होता है वह न्यूक्लियस होता है हमारे हीलियम का। और अल्फा पार्टिकल का अगर मास पूछे तो हमारा इसमें 2 प्रोटॉन का मास और 2 इलेक्ट्रॉन का मास होता है, सॉरी न्यूट्रॉन का मास होता है, और सब मिलाकर 4 AMU के बराबर हो जाते हैं। चूंकि प्रोटॉन का मास AMU के बराबर, न्यूट्रॉन का मास AMU के बराबर, एंड 2 4 AMU के लगभग अप्रोक्सीमेट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को फिर से स्टार्ट करना है, जो कि है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा सबसे पहला है हमारा आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो वो एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर तो एक हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कार्बन। तो कार्बन का आइसोटोप्स आप जानते होंगे, C12 C6 C12 C6 C13 एंड C6 C14। तो यहाँ आप लोग गौर किए होंगे कि यहाँ जो एटॉमिक नंबर है सब इक्वल है, लेकिन एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास में डिफरेंट आ जाता है। यानी इसी को कहते हैं आइसोटोप्स, यानी जिसका एटॉमिक मास डिफर करे लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे क्या कहते हैं? तो आइसोटोप्स कहते हैं। तो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन है हमारे 1 2 1 3 1 1, इस प्रकार से कुछ, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। दूसरा है हमारा आइसोबार। यह भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका
हम कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। तो आइसोबार में क्या होते हैं, इसमें कुछ अपोजिट है आइसोटोप्स का। इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है, एटॉमिक मास सेम हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आर्गन का सपोज करके देखते हैं, तो आर्गन 18 एटॉमिक नंबर होता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आर्गन का, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता, सॉरी एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मास 40 का होता है लेकिन एटॉमिक नंबर इधर कभी 19 कभी 20 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान लोगे कि आइसोटोप्स और आइसोबार क्या है। तो यानी यहाँ एटॉमिक मास जो है वह सेम है और एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यह वो स्पीसीज होते हैं जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इसके नाम से ही पढ़ो, आइसो का मतलब ही होता है सेम, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वह इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉन से बनकर बना है जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल यह एटम में हो, मॉलिक्यूल में हो या आयन में हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ इसका, तो कुछ आ जाते हैं जैसे कि HCl, फ्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम एंड क्लोरीन। अगर आपने गौर किया होगा तो इसका भी नंबर ऑफ एटम इससे पूछेगा तो 18, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, आर्गन में 18 और कैल्शियम में 20 और +2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे। दैट मीन्स 18 और कैल्शियम में 17 होता है और एक निगेटिव जुड़ गया यानी 18। तो कैसे निकाला, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाला, इसका नंबर निकाला और सब देखा हमने कि इक्वल है। तो इन सभी टर्म्स के बीच में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले सीखते हैं इस चीज को। अगर कोई स्पीसीज दिया हुआ है, यानी कोई एटम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम हीलियम दिया हुआ है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो इसमें एटॉमिक नंबर जो है ना वह जस्ट इक्वल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और अगर यह पॉजिटिव या निगेटिव कोई साइन नहीं इसके ऊपर है तो इसी के बराबर हो जाता है हमारा प्रोटॉन की संख्या। तो यानी एटॉमिक नंबर 2 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या 2। अगर एटॉमिक आप यहाँ से निकाल लोगे, एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, बच गई हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। तो एटॉमिक मास से अगर आप एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो भी आएगा वह बचेगा हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे तो इसमें अगर निकालते हैं 4 - 2 = 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2 आ गए। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम जिसका 12 हो जाता है और इसकी वैलेंसी 12, सॉरी यानी एटॉमिक मास 12 एंड एटॉमिक नंबर 12 एंड एटॉमिक मास 24। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 12, प्रोटॉन की संख्या 12, और अगर न्यूट्रॉन की संख्या बोलिए तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाना है, यानी 24 - 12 करके आपको बता देनी है, यानी 12 न्यूट्रॉन की संख्या। इसी प्रकार से आप लोग आर्गन का निकाल सकते हो। तो आर्गन जो है ना उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है कितना हमारा, 18। तो आप इसका एटॉमिक मास 39 होता है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछे तो यानी 39 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएंगे कुछ इस प्रकार से। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो बता ही दोगे 18। नेक्स्ट आपको मैं एक देता हूँ फ्लोरीन, इसका आप एटॉमिक नंबर बताना।
नेक्स्ट आपको देता हूँ क्लोरीन। इसका आप एटॉमिक नंबर बताना, एटॉमिक मास बताना तथा इसमें आप नंबर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताना। रोक दिया गो। तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म्स है आइसोटोन। तो आइसो का मतलब अभी मैंने बताया था सेम, और टोन यानी यहाँ जो है न्यूट्रॉन से कुछ रिलेटेड है, न्यूट्रॉन से कुछ रिलेटेड है, यानी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। तो अब आप न्यूट्रॉन की संख्या तो निकालने के लिए सीख गए हो। तो जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन है, फास्फोरस है और हमारा सल्फर है। तो सिलिकॉन का 14 हो जाता है एटॉमिक नंबर, फास्फोरस का 15 हो जाता है और इसका 16 हो जाता है। यहाँ एटॉमिक मास 30, यहाँ एटॉमिक मास 31 एंड 32। अब हम लोग यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस करेंगे। तो सिलिकॉन का अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 30 माइनस 14 कर देंगे, दैट इज 16। उसी प्रकार से प्रोटॉन की फास्फोरस का निकालना है तो यहाँ भी फास्फोरस का निकालना है तो 31 माइनस 15 दैट इज ऑल्सो 16। इधर सल्फर का निकालना है तो 32 और 16 ये रहा, दैट मीन्स 32 माइनस 16 कर देंगे और यहाँ 16। इधर अगर देखिए तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है इन सभी में बराबर है, यानी ये सभी तीनों जो हैं एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स हैं। नेक्स्ट टर्म्स है हमारा आइसोटर्स। फिर से आइसो मतलब सेम और टर्स जो वर्ड है वह रिलेटेड है कुछ से, जिसे हम आपको समझाते हैं। तो यह इसे कहते हैं किसी, तो यहाँ जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पर एटम्स नहीं, जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे इसमें नंबर ऑफ एटम, इसमें दो खासियत होगी, नंबर ऑफ एटम तो फर्स्ट हो गया ये, और सेकंड हो गया हमारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह बराबर होगी। एटम का नंबर भी बराबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर, वो जोड़े जिसमें एटम्स की संख्या भी बराबर हो और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर हो। फॉर एग्जांपल CO2 का ले लेते हैं और N2O का ले लेते हैं। तो इसमें हमारा निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑक्सीजन में आ जाएंगे कितने, 16 और कार्बन में 6, इधर आ जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन टोटल आ गए। इसी प्रकार से नाइट्रोजन में हम निकाल लेंगे तो 14 और प्लस 8 टोटल 22 एंड 22 इलेक्ट्रॉन पाया गया। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के आइसोटर्स कहला गए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है आइसोटाइपर्स। आइसोटाइपर्स तो इसके बारे में समझते हैं। तो यह इसका कहना है कि इसमें सेम तो होगा, आइसो वर्ड है इसलिए सेम तो होगा, लेकिन क्या सेम होंगे, तो A-2Z का जो वैल्यू होगा दैट इज सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल तो यूरेनियम लेते हैं, यूरेनियम का कितना होता है तो 92 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास कितना होता है तो आप जानते हो कि 235 होते हैं। उसी प्रकार से इधर हम TH थैल्पी का लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास जो है 231 होता है। तो इसका कहना है एटॉमिक नंबर A जो है डिनोट किया है ये एटॉमिक नंबर कुछ इस प्रकार से, और Z जो है A जो है एटॉमिक मास और Z जो है एटॉमिक नंबर को डिनोट किया गया है। यानी यहाँ अगर हम निकालना चाहें तो यूरेनियम है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम है, थैल्पी है, यानी हमको 92 है और A-2 सेट करना है, 235 माइनस 92 करेंगे और इधर 231 माइनस 90, दैट मीन्स इधर भी हमारा आ जाएगा 51 और इधर भी आ जाएगा 51। यानी इसका कहना ये था कि A-2Z का जो वैल्यू है इन दोनों में बराबर हो तब ये दोनों एक दूसरे के आइसोटाइपर्स कहलाते हैं। A-2Z को ही हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एक्सेस रिएजेंट, नंबर ऑफ एक्सेस न्यूट्रॉन, इसी प्रकार से कुछ बोला जाता है रिएजेंट और न्यूट्रॉन, जो कि यहाँ हमारे आ चुके हैं 51 एंड 51 गो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारा स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज तो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है, हम सबसे पहले जानेंगे कि चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास, इसी को हम लोग कहते हैं E/m रेशियो। E/m रेशियो यानी E जो है ना चार्ज को दिखलाता है, M जो है मास को दिखलाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं
स्पेसिफिक चार्ज। तो ई बाई जो एम रेशियो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यह होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम अपॉन माइनस में, और 9.108 × 10⁻−13 kg। यानी ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज लेंगे और इलेक्ट्रॉन का ही मास लेंगे। मास मैंने आपको बताया था, और चार्ज ये आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो यह आता है हमारा ई बाई एम रेशियो। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल। तो हमने बताया कि अभी रदरफोर्ड मॉडल हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जिसको हम लोग लेके चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, जो कि रदरफोर्ड साहब के द्वारा सबसे पहले किया गया। तो यहाँ उन्होंने एक सर्कुलर स्क्रीन लिया था, किसका, तो जिंक सल्फाइड का जेडेनेस का, और इसमें इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक और गोल्ड का फॉयल लिया, बहुत ही पतला सा फॉयल लिया। किस चीज़ का था, एयू का था, जिसका लगभग थिकनेस 0.00004 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स लगभग था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर एल्युमिनियम फॉयल के ठीक सामने इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया, और अल्फा पार्टिकल्स जब इससे जाते हैं तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि लगभग जितने भी अल्फा पार्टिकल्स गए उसमें से कुछ जो है फ्लैश हुए इधर, कुछ जो है पार्टिकल ऊपर पहुंच गए, और ज़्यादातर जो फ्लैशेस हुए वो ठीक सामने, इसके ठीक सामने हुए, मात्र कुछ ही एंगल से डेविएट हुए हैं, जो पार्टिकल्स हैं वह नीचे इधर आ चुके हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल थे इनका स्पीड कुछ इस प्रकार से था, लगभग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने भेजा वह पास हुआ इस फॉयल से, एल्युमिनियम के फॉयल से अनडिफ्लेक्ट कर गया। ज़्यादातर जो पार्टिकल्स मिले यहीं पर मिले गए। कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स जो थे वह 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएट किए थे, थोड़ा बहुत इधर हुआ, इसका पार्टिकल अगर इधर जाना चाहिए था तो इधर गया, थोड़ा सा में डिफरेंसेस आए हैं। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 0.14% पार्टिकल जो है अल्फा के वह 90 डिग्री से भी ज़्यादा डेविएट कर गए, इसके 90 डिग्री से भी ज़्यादा डेविएट करके, जो कि इधर और इधर आके पहुंच गया है। इन्होंने लास्ट ऑब्जर्वेशन किया कि लगभग 20,000 पार्टिकल्स अल्फा के इन्होंने भेजा, तो उसमें से एक आध पार्टिकल जो है वापस आ जाता है, डिफ्लेक्ट होकर, रिफ्रैक्ट करके वापस आ जाते हैं। तो यह इनका ऑब्जर्वेशन था, और इसमें तो इन्होंने इसमें क्या किया कि 4 ऑब्जर्वेशंस को निकाला। पहला कि 20,000 में लगभग क्या अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वह वापस आ जाते हैं, उसी बात से दूसरा इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला कि 90 डिग्री एंगल से डेविएट होने वाले मात्र 0.14% पार्टिकल्स थे। तीसरा इन्होंने निकाला कुछ ही जो है 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डेविएट किया है, 1 डिग्री लगभग गए हैं, बहुत ही कम, जिनको इन्होंने ऑब्जर्व भी नहीं कर पाया। लेकिन ज़्यादातर इन्होंने देखा कि यह जो है अनडिफ्लेक्ट होते हैं और सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। बस इनका यही एक योगदान रहा हमारा रदरफोर्ड साहब का द्वारा, और इन्होंने कुछ और भी किए थे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे को। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल साहब के द्वारा जो दिया गया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए इन सभी को हमने कवर किया। और आप हमारे नए नए अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को भी दबाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें।